ओ मेरे ड्रामा के दीवानों, कहाँ हो सब? जल्दी से पॉपकॉर्न ले आओ, चाय का कप थाम लो और अपने फोन की वॉल्यूम बढ़ा लो, क्योंकि आपकी अपनी पूजा हाजिर है सीधा फिल्म सिटी के गर्मा गर्म सेट से आपके फेवरेट शो झनक का ऐसा एक्सरे करने जो आपको कहीं और नहीं मिलेगा। स्वागत है, जोरदार स्वागत है आपका हमारे अपने अड्डे ड्रामा क्वीन पूजा पर। मैं वो हूँ जो स्क्रिप्ट लिखे जाने से पहले ही उसकी खुशबू सूंघ लेती हूँ और सीन शूट होने से पहले ही एक्टर्स के एक्सप्रेशन पढ़ लेती हूँ। आखिरकार फिल्म सिटी की हवाओं में ही तो रहती हूँ मैं। तो कल यानी 30 अक्टूबर के एपिसोड ने हमें जिस इमोशनल क्लिफ पर लाकर छोड़ा था, वहां से तो कूदने का नहीं बल्कि उड़ान भरने का मन कर रहा था। हमारी झनक, हमारी शेरनी ने ऋषि को क्या आईना दिखाया था। दो नावों पर सवारी मत करो ऋषि। भाई साहब, ये डायलॉग नहीं एक तमाचा था उस कंफ्यूजन पर, उस आधे अधूरे रिश्ते पर जो ऋषि निभाने की कोशिश कर रहा था। उस एक लाइन ने पूरे इंटरनेट पर आग लगा दी थी। और अब आज 31 अक्टूबर 2025 के एपिसोड नंबर 711 में कहानी ने जो 360 डिग्री का टर्न लिया है, उसे देखकर सिर्फ आपके ही नहीं मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए हैं। आज का एपिसोड सिर्फ आंसू और डायलॉग का खेल नहीं है दोस्तों, ये है ऐलाने जंग। एक ऐसी जंग जहां एक तरफ है हमारी झनक अकेली लेकिन अपने स्वाभिमान के हथियार से लैस, और दूसरी तरफ है साजिशों का वो पूरा कुनबा जो उसे मिटा देना चाहता है। लेकिन इस जंग में झनक को एक ऐसे सिपाही का साथ मिलने वाला है जिसकी कल्पना तो शायद उस कुनबे ने सपने में भी नहीं की होगी। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब मैं आपकी पूजा आपको उस इमोशनल रोलर कोस्टर की सबसे आगे वाली सीट पर बिठाकर ले जाने वाली हूँ, जहाँ हर मोड़ पर झटका है, हर सीन में धमाका है। एपिसोड की शुरुआत होती है उसी कॉलेज के गेट से जहां कल का सूरज डूबा था। माहौल में अभी भी कल की बातचीत की तपिश है। ऋषि वहीं खड़ा है एक महंगे सूट में, लेकिन उसका चेहरा किसी हारी हुई बाजी के बादशाह जैसा लग रहा है। झनक, जिसकी आंखों में कल गुस्सा था, आज उन आंखों में एक ठहरी हुई फौलादी शांति है। वो एक आखिरी बार ऋषि की तरफ मुड़ती है और उसकी आवाज में ना कोई कड़वाहट है ना कोई नरमी, बस एक अटल फैसला है। वो कहती है, ऋषि जी, आपकी मदद के लिए शुक्रिया, लेकिन मुझे आपकी जिम्मेदारी बनकर नहीं रहना। मैं आपकी जिंदगी में एक बोझ नहीं बनना चाहती। और ये जो गार्जियन वाला कॉलम है ना, इसे मैं अपनी मेहनत से, अपनी लड़ाई से कानूनी तौर पर जल्द से जल्द खाली करवा दूंगी। ऋषि का दिल बैठ जाता है। उसे लगता है जैसे किसी ने उसके हाथ से वो डोर ही छीन ली हो जिससे वो अनजाने में ही सही झनक से जुड़ा महसूस करता था। उसकी आवाज में एक बेबसी है। मैंने क्या गलत किया झनक? मैं तो सिर्फ तुम्हारी मदद। और यहीं पर झनक उसे टोक देती है, और इस बार उसकी आवाज में वो दर्द है जो एक स्वाभिमानी लड़की महसूस करती है जब उसे एहसान के नीचे दबाया जाता है। गलत? वो एक कड़वी मुस्कान के साथ पूछती है। गलत ये है ऋषि जी कि आप यहाँ मुझसे मिलने आए, लेकिन ये बात आपके घर पर किसी को नहीं पता। गलत ये है कि आप अदिति जी से झूठ बोलकर आए। आप जानते हैं कि आप जो कर रहे हैं वो सही नहीं है, इसीलिए तो आपने इसे दुनिया की नजरों से छुपाया। और जो चीज छुपानी पड़े वो रिश्ता नहीं, गलती होती है। एक एक शब्द तीर की तरह ऋषि के दिल में उतर जाता है। झनक आगे कहती है, मैं आपकी और अदिति जी की जिंदगी में वो गलती नहीं बनना चाहती। प्लीज मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। आपने मेरे लिए जो भी किया मैं उसे कभी नहीं भूलूंगी, लेकिन अब बस। ये कहकर वो उस खाने के डिब्बे की तरफ देखती है जो ऋषि लाया था और कल उसने गुस्से में लेने से मना कर दिया था। उसकी आवाज थोड़ी नरम होती है। और उस खाने के लिए माफ कर दीजिएगा। गुस्से में इंसान अपना होश खो बैठता है। झनक का ये रूप, ये डिग्निटी, ये सेल्फ रिस्पेक्ट। दोस्तों, मैं पूजा आपको फिल्म सिटी के सेट से बता रही हूँ, ऐसे ही कैरेक्टर्स इतिहास रचते हैं। ये वो मोमेंट था जहां झनक ने सिर्फ ऋषि को नहीं बल्कि अपनी पुरानी बेबस जिंदगी को भी अलविदा कह दिया था। वो मुड़ती है और कॉलेज के गेट के अंदर चली जाती है बिना एक बार भी पीछे देखे। और ऋषि क्या होता है? वो बस उसे जाते हुए देखता रहता है, जैसे कोई कीमती चीज उसकी आंखों के सामने रेत की तरह फिसल गई हो। और अब कैमरा एक जूम आउट शॉट लेता है और सीधा पहुंचता है उस आलीशान घर के अंदर, बोस मैंशन के उस ड्राइंग रूम में जहां की महंगी कालीनों के नीचे साजिशों के सैकड़ों सांप पल रहे हैं। सोफे पर रानी मधुमक्खियों की तरह बैठी हैं अदिति, तनुश्री और इंदुमती। अदिति का गोरा चेहरा गुस्से से तमतमा रहा है। वो जहरीले अंदाज में कहती है, मैं उस लड़की को कोलकाता में एक दिन भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसकी पढ़ाई लिखाई सब बंद होनी चाहिए। इंदुमती, जो हमेशा आग में घी डालने का काम करती है, उसे याद दिलाती है, लेकिन बहू, उसका एडमिशन तो हो चुका है, अब क्या कर सकते हैं।
इन शातिर दिमागों के पास हर ताले की एक टेढ़ी चाबी होती है। तनुश्री अपनी मक्कारी भरी मुस्कान के साथ कहती है, अरे एडमिशन हुआ है तो क्या हुआ, वो लोकल तो है नहीं। कॉलेज के नियमों के हिसाब से उसे हॉस्टल में कमरा मिलना ही चाहिए, लेकिन जरा सोचो, अगर उसे कमरा ही ना मिले तो कहाँ रहेगी वो? तब वो दादा भाई और ऋषि के सामने आएगी, आंसू बहाएगी, सिंपैथी कार्ड खेलेगी और इसी घर में रहने का जुगाड़ करेगी। और फिर अदिति वो बम फोड़ती है जो उनकी घटिया और गिरी हुई सोच का सबसे बड़ा सबूत है। उसकी आंखों में एक चमक है, एक जीत का एहसास। वो बताती है कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है माँ, अनिरुद्ध ने सब कुछ हैंडल कर लिया है। वो इतराते हुए बताती है कि कैसे अनिरुद्ध के पेरेंट्स, जो शहर के इतने बड़े और इज्जतदार लोग हैं, आज सुबह ही कॉलेज के प्रिंसिपल से मिलकर आए हैं। उन्होंने अपने रुतबे का, अपनी पावर का इस्तेमाल करके ये पक्का कर लिया है कि झनक को हॉस्टल में कमरा किसी भी कीमत पर नहीं मिलेगा। बात यहीं खत्म नहीं होती। अनिरुद्ध ने तो झनक के लिए सिमुबोनी के पास एक छोटे मोटे कॉलेज में एक सीट का इंतजाम भी कर दिया है, ताकि उसे एक लॉलीपॉप थमाकर हमेशा हमेशा के लिए कोलकाता से दफा कर दिया जाए। नीलू भी, जो अब तक चुपचाप सुन रही थी, उनकी हाँ में हाँ मिलाती है और कहती है, हाँ, उस लड़की को उसकी औकात दिखाना बहुत जरूरी है। अदिति तो धमकी भरे अंदाज में ऐलान कर देती है, और अगर फिर भी वो किसी तरह इस घर में घुसने की कोशिश करती है तो याद रखना, इस घर में या तो वो रहेगी या मैं। और दोस्तों, ठीक इसी पल जब ये साजिश अपने चरम पर थी, घर के दरवाजे पर एक साया पड़ता है। ये साया है ऋषि का। वो कब से वहां खड़ा है किसी को नहीं पता। वो चुपचाप बिना कोई आहट किए अपने ही परिवार की औरतों के मुंह से ये जहर उगलते हुए सुन रहा था। उसकी आंखों में पहले हैरानी आई, फिर गुस्सा, और फिर अपने ही परिवार के लोगों के लिए गहरी शर्मिंदगी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस अदिति से उसने प्यार किया, शादी की, वो एक लड़की के सपनों को कुचलने के लिए इस हद तक गिर सकती है। उसके मन में एक तूफान चल रहा था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि अदिति का दिल इतना छोटा हो सकता है। ये लोग पावर का इतना गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मैं ये नाइंसाफी नहीं होने दूंगा। प्रिंसिपल को अपनी कुर्सी का गलत इस्तेमाल मैं नहीं करने दूंगा। और जैसे ही नीलू की नजर उस पर पड़ती है, महफिल में सन्नाटा छा जाता है। सबके चेहरे की हवाइयां उड़ जाती हैं, जैसे चोरी करते हुए पकड़े गए हों। ऋषि अंदर आता है, उसकी चाल में एक ठंडक है। वो सबसे पूछता है कि क्या बातें हो रही थीं। नीलू और बाकी सब घबराकर बात को टाल देते हैं, कहते हैं बस यूं ही घर की बातें कर रहे थे। पर ऋषि की आंखें स्कैनर है, वो झूठ को पढ़ चुका था। वो कुछ नहीं कहता, बस चुपचाप अपने कमरे की तरफ बढ़ जाता है। लेकिन उसका ये चुप रहना आने वाले तूफान का संकेत था। उसने मन में ठान लिया था कि अब ये लड़ाई सिर्फ झनक की नहीं, उसकी अपनी भी है। ये लड़ाई सही और गलत की है। और दोस्तों, यहीं पर आता है कहानी का वो पल जिसे कहते हैं असली गेम चेंजर। ऋषि, जो कल तक झनक के तीखे सवालों से घायल था, आज उसका सबसे बड़ा हथियार बनने वाला था। वो अपने कमरे में जाता है, दरवाजा बंद करता है और फोन निकालता है। उसकी उंगलियां कांप रही थीं, लेकिन उसका इरादा पक्का था। वो झनक का नंबर डायल करता है। दूसरी तरफ झनक अपने छोटे से कमरे में बैठी है। हॉस्टल से कोई फोन ना आने पर उसका दिल बैठा जा रहा है। पराशर उसे हिम्मत दे रहा है। तभी उसका फोन बजता है। स्क्रीन पर ऋषि का नाम देखकर वो एक पल के लिए हिचकिचाती है, लेकिन फिर फोन उठा लेती है। ऋषि की आवाज में एक अर्जेंसी थी। वो बिना भूमिका बांधे सीधे पॉइंट पर आता है। झनक, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। और फिर वो एक सांस में उसे सब कुछ बता देता है। वो उसे बताता है कि उसे हॉस्टल में कमरा क्यों नहीं मिला। वो उसे अदिति, तनुश्री और अनिरुद्ध की पूरी घिनौनी साजिश के बारे में बता देता है। कैसे अनिरुद्ध के पेरेंट्स ने प्रिंसिपल पर दबाव डाला है, कैसे उसे शहर से निकालने का पूरा प्लान तैयार है। झनक के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं होता। लेकिन ऋषि उसे बिखरने का मौका नहीं देता। उसकी आवाज में अब एक हिम्मत थी, एक यकीन था, जो वो झनक के अंदर भरना चाहता था। वो कहता है, झनक, ये सरासर नाइंसाफी है और तुम्हें इसके खिलाफ लड़ना होगा। चुप मत बैठना। तुम्हें कॉलेज में प्रोटेस्ट करना चाहिए, क्योंकि हॉस्टल में कमरा पाना तुम्हारा हक है, कोई भीख नहीं। मैं सच के साथ खड़ा हूँ, और सच ये है कि तुम सही हो। ये सुनकर झनक हैरान रह जाती है। उसकी आवाज में एक अविश्वास था। आप आप अदिति जी के खिलाफ जाकर मेरी मदद क्यों कर रहे हैं? ऋषि का जवाब सीधा और सच्चा था, मैं अदिति के खिलाफ नहीं, मैं गलत। फोन कट जाता है। झनक के हाथ में फोन था, लेकिन उसका दिमाग सुन्न हो चुका था। पराशर, जो उसके चेहरे का रंग उड़ता देख चुका था, बेचैनी से पूछता है, क्या हुआ बेटिया, किसका फोन था? झनक धीरे धीरे उसे सब कुछ बताती है। जैसे जैसे वो बोलती जाती है, पराशर का चेहरा गुस्से से लाल होता जाता है। वो अपनी जगह से उठ खड़े होते हैं। उस अनिरुद्ध की इतनी हिम्मत, एक लड़की के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है वो, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। लेकिन आज झनक वो पुरानी डरी हुई झनक नहीं थी। वो पराशर का हाथ पकड़कर उन्हें बिठाती है।
वो कहती है, नहीं चाचा जी, गुस्से से नहीं, दिमाग से काम लेना होगा। अनिरुद्ध में सच का सामना करने की हिम्मत नहीं है, इसीलिए वो पीठ पीछे वार कर रहा है। लेकिन आज मुझे एक नई उम्मीद मिली है। ऋषि की बातों ने उसके अंदर बुझती हुई आग को फिर से शोला बना दिया था। उसे समझ आ गया था कि वो इस लड़ाई में अकेली नहीं है। पराशर भी अपनी बेटी जैसी झनक की आंखों में उस नई चमक को देख लेते हैं। वो उसके सिर पर हाथ रखकर वादा करते हैं, तो चिंता मत कर बिटिया, तेरा ये चाचा इस लड़ाई में तेरे साथ खड़ा है। हम लड़ेंगे और जीतेंगे, और बहुत जल्द इन सब नकाबपोशों के चेहरे से नकाब उतरेगा। उधर बोस मैंशन के एक और कमरे में एक और कहानी दम तोड़ रही थी। अनिरुद्ध और अर्शी के बीच की दीवारें अब और ऊंची हो गई थीं। अनिरुद्ध अर्शी से साफ और ठंडे लफ्जों में कह देता है, अर्शी, तुम्हारे बर्ताव, तुम्हारी नफरत और तुम्हारी इनसिक्योरिटी की वजह से हमारा रिश्ता पूरी तरह से खत्म हो चुका है। अब इसे ठीक करने की कोई गुंजाइश नहीं बची। अर्शी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो पूछती है कि क्या वो तलाक चाहती है, लेकिन फिर खुद ही कहती है कि वो ऐसा नहीं कर सकती, वो ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती। अनिरुद्ध एक कड़वी हंसी हंसता है, विक्टिम कार्ड खेलना बंद करो अर्शी, तुम्हें रिश्ते से ज्यादा समाज की परवाह है। वो उसे बताता है कि उसे कंपनी से पार्टनरशिप का ऑफर मिला है और अब वो अपनी जिंदगी में कोई ड्रामा नहीं चाहता, वो सिर्फ अपने करियर पर फोकस करना चाहता है। वो एक आखिरी फैसला सुनाता है, हम दुनिया के लिए एक छत के नीचे रह सकते हैं, लेकिन आज के बाद मुझसे किसी भी तरह की कोई उम्मीद मत रखना। अर्जी बस उसे जाते हुए देखती रह जाती है। उसे एहसास होता है कि झनक से नफरत की आग में उसने अपना ही घर जला लिया है। तो दोस्तों, देखा आपने, आज का एपिसोड हमें एक ऐसे महायुद्ध के मुहाने पर ले आया है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं। एक तरफ है हमारी झनक, जिसके पास अब सखी काकी और पराशर के साथ साथ सच्चाई की ताकत और ऋषि की दी हुई हिम्मत है, और दूसरी तरफ है अदिति, अर्शी और अनिरुद्ध की वो घमंडी तिकड़ी जो अपने पैसे और पावर के नशे में चूर होकर एक मासूम लड़की के सपनों को रौंद देना चाहती है। मैं पूजा आपको अपने फिल्म सिटी के तजुर्बे से बता सकती हूँ कि आने वाले एपिसोड्स में टीआरपी के सारे रिकॉर्ड टूटने वाले हैं। अब झनक चुप नहीं बैठेगी। वो कॉलेज जाएगी, मैनेजमेंट के सामने अपनी आवाज उठाएगी, अपने हक के लिए उस शेरनी की तरह लड़ेगी जो वो हमेशा से थी। और ऋषि, क्या वो सिर्फ फोन पर ही हीरो बना रहेगा या मैदान में उतरकर झनक का साथ देगा? क्या अदिति को ऋषि के इस बदले हुए रंग का पता चलेगा? और जब उसे पता चलेगा तो उस बोस मैंशन में कौन सा महाभारत होगा? इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए आपको और मुझे, हम सबको इंतजार करना होगा झनक के अगले एपिसोड का। लेकिन अगर आप कहीं बिजी हो तो फिक्र नॉट, आपकी पूजा है ना, मैं आपके लिए लेकर आऊंगी हर एपिसोड की पूरी कहानी, एक एक डायलॉग, एक एक एक्सप्रेशन की डिटेलिंग के साथ, सिर्फ और सिर्फ आपके अपने चैनल ड्रामा क्वीन पूजा पर। तो अगर मेरे इस धमाकेदार ब्रेकडाउन ने आपके दिल में भी ड्रामा की घंटी बजा दी है तो इस वीडियो को एक जोरदार लाइक ठोको, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा बनो और कमेंट सेक्शन में आग लगा दो। मुझे बताओ, आपको क्या लगता है, क्या झनक हॉस्टल की ये लड़ाई जीत पाएगी? क्या ऋषि अदिति के खिलाफ जाकर झनक का साथ देगा? आपके कमेंट्स का मुझे बेसब्री से इंतजार रहेगा। तब तक के लिए मैं हूं पूजा, आपकी अपनी ड्रामा क्वीन, साइनिंग ऑफ सीधा फिल्म सिटी से। बाय।